अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है बनास्पति घी। आपने करना क्या है कि अगर आपके घर में बनास्पति घी इस्तेमाल किया जाता है तो आप उसका एक चम्मच पकड़ें और अपने हाथ की हथेली पर रख दें। अगर हाथ की हथेली पर आप उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि वो वाला बनास्पति घी ज़रा बेहतर क्वालिटी का है। लेकिन अगर वो आपके हाथ की हथेली पर रखने से नहीं पिघलता तो इसका मतलब ये है कि वो वाला बनास्पति घी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बनास्पति घी है जो हमारे हाथ की हथेली पर रखने से भी पिघला नहीं है, उसका क्या मतलब है? वो हमारे लिए नुकसानदेह क्यों है? क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री और अगर वो इस पर नहीं मेल्ट हो रहा, क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी के स्टैंडर्ड्स ये हैं कि वो 34-35 डिग्री पर मेल्ट होना चाहिए, पिघलना चाहिए। अगर वो इस टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म के अंदर जो शरियानें हैं जो खून लेकर जाती हैं जिस्म के बाकी सारे अज़ा तक, उसमें ये जब घी जाएगा हमारे खून में प्लेक बना देता है, उसके अंदर ये जमना शुरू हो जाएगा, ब्लॉकेज पैदा करेगा और उसमें खून की रवानी मुतासर होगी, जिसकी वजह से जिस्म के सारे हिस्सों तक खून प्रॉपर्ली पहुंचेगा नहीं, ख़ास तौर पर दिल तक नहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सीधा सीधा कार्डिक अरेस्ट का बायस बनेगा, हार्ट अटैक का बायस बनेगा। तो इसलिए हमें अपनी ग़िज़ा में ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऑयल भी वो वाला इस्तेमाल करें जिसकी क्रॉप यहीं पाकिस्तान में ही पैदा होती हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने जिस खित्ते में जो मखलूक पैदा की है उसकी ज़रूरत की ग़िज़ा यानी नबातात भी उसी खित्ते में ही पैदा की हैं। तो यहाँ की हमारी जो लोकल फसलें हैं जिनसे खूर्दनी तेल हासिल किया जाता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन अजनास के तेल इस्तेमाल करें, जैसे कि कैनोला है, जैसे कि सनफ्लावर है, सोयाबीन है, कॉर्न है और जैतून तो सबसे बेहतर है, वो उसकी भी काश्त यहाँ पे शुरू हो गई है। बनास्पति घी को कम से कम इस्तेमाल करें, बल्कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने तो 2018 से इस पर पाबंदी आयद कर दी है और इस इंडस्ट्री को बिज़नेस एडजस्टमेंट का टाइम दिया गया है कि वो जल्द से जल्द बनास्पति घी पाकिस्तान में ख़त्म कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर हमें ऑयल ही इस्तेमाल करने हैं, बनास्पति घी इस्तेमाल नहीं करना। और बनास्पति घी को इस्तेमाल ना करने की अब दीगर ज़रा साइंटिफिक वजूहात भी सुन लीजिए, जिनकी रोशनी में पंजाब फूड अथॉरिटी के साइंटिफिक पैनल ने बनास्पति घी की तैयारी पर पाबंदी आयद की है। अब वो क्या है? वो ये है कि बनास्पति घी ज़्यादातर जो तैयार किया जाता है वो पाम ऑयल से तैयार किया जाता है। ये जो पाम ऑयल है ये क्या है, पाकिस्तान में किस ग्रेड का पाम ऑयल मंगाया जाता है, इस पर हम एक अलहदा वीलॉग करेंगे, क्योंकि अगर आज मैं उसकी खसूसियात पर बात करने लग पड़ा तो ये इसका दौरानिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए अभी हम सिर्फ यहाँ तक रहते हैं कि ज़्यादातर घी साज इदारे पाम ऑयल से घी तैयार करते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। अब ये जो ऑयल आता है उसे घी की शक्ल क्यों दी जाती है?
کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہلے دیسی گھی استعمال کیا جاتا تھا، کیونکہ آبادی کم تھی، ہماری ضروریات بھی کم تھی، اور دودھ کی پیداوار اتنی زیادہ تھی کہ یہاں دیسی گھی ہماری ضروریات پوری کر دیتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھی، ہماری ضروریات بڑھی، ہمارے کھانوں کے طور طریقے چینج ہو گئے، ہماری جو غذائی عادات ہیں وہ تبدیل ہوتی چلی گئیں، اور ہماری غذا میں گھی کا استعمال بڑھتا چلا گیا، اور دیسی گھی اس ضرورت کو پورا کرنے میں جب ناکام رہا تو اس کی جگہ پہ یہاں آئل انٹروڈیوس کروایا گیا، لیکن اس آئل کو پذیرائی نہیں ملی کیونکہ لوگ اس دیسی گھی کو ہی کھانا پسند کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس کا حل یہ نکالا گیا کہ اس آئل سے دیسی گھی جیسی شے کوئی تیار کی جائے، اور وہ پھر جو آئل منگایا جاتا تھا اس آئل کو ایک عمل ہوتا ہے جسے ہائیڈروجینیشن کا عمل کہا جاتا ہے۔ وہ ہائیڈروجینیشن کے عمل سے اس میں یہ پھٹکڑیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دانے دار شکل اختیار کر جاتا ہے وہ آئل، جو کہ دیسی گھی سے مشابہت رکھتا ہے۔ تو جب شروع میں یہ بناسپتی گھی لانچ کیا گیا تو وہ اس وجہ سے عوام میں پذیرائی پا سکا، لیکن یہ جو ہائیڈروجینیشن کا عمل ہے یہ کوئی اتنا فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ ہائیڈروجینیشن کے عمل کے دوران نکل بطور کیٹلسٹ استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ہیوی میٹل ہے۔ اس کی موجودگی میں ہائیڈروجن گزاری جاتی ہے ہائی ٹیمپریچر پہ۔ جب اس آئل کو تقریباً 200 ڈگری ٹیمپریچر پہ لے جا کے نکل کی موجودگی میں جب اس میں سے ہائیڈروجن گیس گزاریں گے تو اس کی حیت چینج ہو جائے گی، اس کی شیپ چینج ہو جائے گی آئل کی، تو یہ دانے دار شکل اختیار کر جائے گا اور گھی کی شکل اختیار کر لے گا۔ یہ ہے اس کا سادہ اور آسان طریقہ۔ لیکن اب اس میں بعض ملیں دو نمبری کرتی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں کہ ہائیڈروجن گیس اگر سلنڈرز منگوائے جائیں یا بڑے ٹینکر اس کے کنٹینرز منگوائے جائیں تو وہ ہائیڈروجن گیس مہنگی ہے، تو اس کا سستا حل انہوں نے کیا نکالا کہ یہ جو ہمارے گھروں میں آگ جلانے کے لیے، جس کو عرف عام میں ہم سوئی گیس کہتے ہیں، جو گھروں میں گیس جلانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس گیس کو اس میں سے گزارتے ہیں، تو اس کے لیے یہ پھر ایک مخصوص عمل کرتے ہیں جسے میتھین کیٹلک کریکنگ کہتے ہیں۔ اب میتھین کیٹلک کریکنگ کیا چیز ہے؟ اس میں اسی طرح ہائی ٹیمپریچر پر جا کر یہ عام جو گیس ہے گھروں والی، یہ جب اس کے اندر سے گزاریں گے، اس پروسیس کے نتیجے میں ہائیڈروجن گیس تو انہیں مل جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس گیس میں موجود جو سلفر ہے وہ اور کاربن مونو آکسائڈ، اس کے کچھ اجزاء بھی اس میں ساتھ چلے جائیں گے، اور اگر اس کو اب اس سے انہیں سستی ہائیڈروجن گیس تو مل جائے گی، لیکن یہ جو اجزاء شامل ہو جائیں گے، جس کے ٹریسز شامل ہو جائیں گے، یہ ہماری صحت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی سلفر کے نقصانات اگر آپ کو میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو اگر فضا میں سلفر کے ذرات موجود ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ ہماری سانس کے ساتھ اگر اندر جاتی ہے تو یہ ہمارے پھیپھڑے ڈیمیج کرے گی، ہمارا گلا پکڑا جائے گا، ہمارا سینہ جکڑا جائے گا، ہمارے پھیپھڑے تباہ کرے گی، ہمیں سانس لینے میں دشواری ہوگی۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اس خطرناک وبا کا شکار ہیں جس نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے، تو ان کی علامتوں پہ غور کریں تو یہی ہے۔ تو یعنی وہ لوگ جن کو اس
सल्फर ने नुकसान पहुंचाया हुआ है, वो इस वबा का ज़्यादा आसानी से शिकार बन जाते हैं। फिर आप ये देखिए कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हम इनहेल कर लें, दूसरा जो आपको मैंने जुज़ बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर वो हम इनहेल कर लें तो उसका नुकसान ये होता है कि वो हमारे जिस्म में मौजूद ऑक्सीजन को ख़त्म कर देगी। और ऑक्सीजन इतनी ज़रूरी है, ना सिर्फ हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारे जो अज़ाए रईसा हैं, चाहे वो दिल है, दिमाग है, जिगर है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, उनकी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको मैं ये देता हूँ कि मेरे एक बहुत ही करीबी अजीज़, उन्हें हार्ट अटैक हुआ और चंद मिनट के लिए उनके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुँच सकी, तो उसका नुकसान ये हुआ कि वो कोमा में चले गए और पिछले 7-8 साल से मुसलसल कोमा में हैं। आज तक वो होश में नहीं आ सके हैं। हम उनकी ज़िंदगी और सेहत के लिए मुसलसल दुआएं कर रहे हैं, हर इलाज दुनिया का करा चुके हैं, लेकिन अभी तक वो सेहत याब नहीं हो सके। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए, लंबी उम्र के लिए दुआ कीजिए। बताने का मकसद ये है कि ये इस हद तक नुकसानदेह हो सकते हैं, और अगर इन अज्जा को निकालने की कोशिश की जाए तो निकालने का तरीका इतना महंगा है कि ये वैसे ही हाइड्रोजन मंगा के तो वो गुजार लें, तो अगर वो भी गुजार लें, ना ये गैस गुजारें, तो इसमें निकल एक कैटलिक एजेंट के तौर पे काम करेगी। तो निकल फिर एक हैवी मेटल है जो कि हमारे गुर्दे तबाह कर देगी, हमारा लिवर तबाह कर देगी। तो हम जिस भी रास्ते से आए तो उसमें ज़्यादातर बनास्पति घी के नुकसानात ही नुकसानात हैं, जिसकी वजह से पंजाब फूड अथॉरिटी को इस पर पाबंदी आयद करना पड़ी। और फिर अगली बात ज़रा सुन लीजिए कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिसमें घी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। यानी हमारा यहाँ पे औसतन एक इंसान पूरे साल में 15 किलो घी इस्तेमाल करता है, जबकि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जहाँ लोगों की सेहत ज़्यादा अच्छी है वहाँ ये शरह 3 किलोग्राम है। तो हम तो उनसे 5 गुना ज़्यादा घी कंज्यूम करते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे लोगों की सेहत ठीक नहीं है। और ऊपर से वो लोग 3 लीटर ऑयल इस्तेमाल करते हैं, हम उसकी बजाय घी इस्तेमाल करते हैं, और वो भी 5 गुना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो फिर क्यों ना हमारी सेहतों का बेड़ा गर्क हो। तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम पंजाब फूड अथॉरिटी की बात को मान जाएं, हम खुद ही इसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कम से कम करते हैं, जायकों की खातर सेहत का बेड़ा गर्क ना करें। नाज़रीन, इसके अलावा किसी और मौजू के बारे में अगर आप जानना चाहें तो बराए मेहरबानी हमारे YouTube पर आ जाइए। YouTube का लिंक आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। आप YouTube पर आपको इस तरह के और बहुत से मौज़ूआत के बारे में हमारे वीलॉग्स मिल जाएंगे, आपके बहुत से सवालों के जवाब तो उस YouTube की वीडियोस में से ही आपको मिल जाएंगे। लेकिन मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहें तो चाहे Facebook पर हमें बता दीजिए, चाहे YouTube के कमेंट्स में आकर लिख भेजिए। इंशाल्लाह हम उस पर भी रिसर्च करके आपके लिए आसान तरीन टोटके ढूंढ के लाएंगे, लेकिन मुस्तनद। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।